कुर्दी लीडर अब्दुल्ला ओजलान जो 1999 से तुर्की की हरासा में है, उन्होंने पीकेके से कहा है कि हथियार डाल दो। दूसरी बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक इन्वेस्टिगेशन की अक्टूबर 7 2023 के वाकयात के ऊपर। उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं वो भी बताएंगे, बट पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू में आप सबको खुशामदीद। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। सबसे अहम खबर तुर्की को लेकर, अब्दुल्ला ओजलान कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के फाउंडर आप कह लें, जो 1999 से टर्किश कैप्टिविटी या हिरासत के अंदर हैं, उन्होंने आके पहली बार एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है और कहा है पीकेके से, वो दहशतगर्द ग्रुप जिसकी लड़ाई के अंदर तकरीबन 50 से 60 हजार टर्किश सिटीजन्स जो कुर्दी हैं या तुर्क हैं, दोनों शहीद हुए, जां बहक हुए 1980 से लेके अब तक। ओजलान ने ये मूवमेंट शुरू की थी लेट 1970s के अंदर। लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट ये मूवमेंट थी और मकसद था इसका आजादी। कुर्दियों के लिए जो तकरीबन 14% तुर्की की आबादी, तुर्किश जमहूरियत की आबादी का हिस्सा है, 14% सिर्फ तुर्की के अंदर। सीरिया को अगर आप लें तो तकरीबन 10% सीरिया के अंदर है। इसी तरीके से 15 से 16% इराक के अंदर है। ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद है। तो अब्दुल्ला ओजलान पीकेके के लीडर तुर्की में तस्वुर किया जाता है और जो मरकज है पीकेके का फिलहाल वो है कांदिल, नॉर्दर्न शमाली इराक के अंदर। वो आए हैं बाहर और उन्होंने कहा है पीकेके से कि अपने हथियार डाल दो और अपने आप को खत्म कर लो। अब ये स्टेटमेंट जो उन्होंने पढ़ा, ये उनके साथ प्रो कर्डिश पार्टी के एमपीज भी मौजूद थे, मगर एक एमपी मिसिंग था, सबसे अहम एमपी सलातीन देमिरताश। और मेरे ख्याल से ये जो वाकयात हैं कि एक तरफ सलातीन देमिरताश 2000 कब से 2017, हाँ 2017-18 से वो जेल के अंदर है। इसी तरीके से ओजलान 1999 इसको पकड़ा गया मोसाद सीआईए की हेल्प से केन्या के अंदर, और फिर इसको वापस लेके आया गया और ये एक इस्तांबुल ऑफ इस्तांबुल एक आइलैंड के ऊपर रिहाइश पजीर है। इसकी कोई अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि एक सिंबॉलिकली एक बहुत अहम किरदार है। हर झंडे पे आपको ओजलान की तस्वीर नजर आती है, मगर जो ओजलान बात कर रहा था 75 साला, वो नजर आ रहा था कि उसकी उम्र ही बढ़ गई है। और वो इमराली आइलैंड जो है सी ऑफ मरमरा में, उसके ऊपर कैद है वो 1999 से। तो इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट की है, डिमांड की है पीकेके से, क्या पीकेके के लोग इसे मान लेंगे जो बैठे हैं कांदिल के अंदर? लगता नहीं है, क्योंकि कांदिल से जो शुरुआत हुई है, अब अपना पीकेके की भी बहुत एलिमेंट्स है ना। फॉर एग्जांपल सीरिया में पीकेके अपने आप को रीब्रांड करता है येपेगे, और जो विमेन प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं उसके उनका अलग है। अब इसको चेंज भी करने की कोशिश की अमेरिका ने, एक कवर देने की कोशिश की कि यार ये पीकेके और येपेगे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम मानते हैं, तो फिर उसको नाम चेंज करके इन्होंने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी रख दिया एसडीएफ करके। और उन्होंने अपनी हाइट के ऊपर एक अच्छी खासी पट्टी पकड़ी हुई थी टर्किश बॉर्डर के साथ। अब जब ये पूरी चेंज आई है सीरिया के अंदर, एक नई हुकूमत आई है जुलानी की, और असाद चला गया, तो फिर ये जो पीकेके येपीके की पॉकेट्स थी, इनके ऊपर प्रेशर आया। अमेरिका इनके साथ फिर भी खड़ा हुआ था, मगर प्रेशर इनके ऊपर आया टर्की का। और फिर ये भी हुआ कि यार ये मूव कब करेंगे। ये मानते भी हैं टर्किश सीरियन रिपब्लिक को कि नहीं, आब्दी, मजलूम आब्दी जो अब्दुल्ला ओजलान का एक जिसका अब्दुल्ला ओजलान जिसका मेंटोर था, वो हेड कर आएगा मजलूम आब्दी, उसके बड़े बड़े नाम है सीरिया के अंदर। तो सिचुएशन फ्लक्स के अंदर है। टर्किश क्या उम्मीद है? टर्किश उम्मीद इस वक्त ये है कि इलेक्शंस, एर्दोआन की निगाह हमेशा, क्योंकि माशी सूरत हाल टर्की में तबाह हो चुकी है, उसने ओजलान को इस वक्त निकाला है कि वो दिखाएगा कि मैं पीस मेकर हूं, मैं अमन फैला रहा हूं एक बार फिर। वो अमन जो 2015 में सुरुच के बमबारी के बाद, बॉम्बिंग के बाद खत्म हो गया था पीकेके और टर्किश गवर्नमेंट के दरमियान जो सीज फायर था, वो दोबारा हम री इनिशिएट कर रहे हैं। मगर बहुत कुछ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेन कर्डिश पॉलिटिकल पार्टी थी जो जीती थी 2015 में, फिर 2017 में, उसकी लीडरशिप को इन्होंने
बंद किया हुआ है, इसको सेमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है हेदेपे को। इतना बुरा हाल किया इनके साथ कि उसको नाम अपना चेंज करना पड़ा, डेम पार्टी बन के वो सामने आई, हेदेपे जो थी। तो बहुत बिगाड़ तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, और डेम पार्टी के जो लीडर थे अहमद तुर्क और परवीन बुल्दान, जो दोनों कुर्दी हैं, वो मौजूद थे इस रीड आउट के अंदर। ये जो हुआ है, ये बेसिकली ओजलान बीच में बैठा हुआ है, और ये पीके के कह रहा हूँ डेम पार्टी के जो पहले हेदेपे के लोग थे, कर्डिश, वो साथ बैठे हुए हैं और ये स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं बेसिकली कि आप अपने हथियार गिरा दें और टर्किश सुप्रेमेसी को मान लें। मगर इतनी आसानी से होगा नहीं, क्योंकि बहुत जुल्म हो चुका है, और बहुत सीरिया के अंदर बड़ी मजबूत हो गई थी पीके, कंदिल के अंदर उसके बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हैं, टर्की भी बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इस चीज को रोक नहीं सका। अब ये मोरा आएगा, ये थिएटर है बेसिकली, एक तरीके से अपने लोगों को दिखाने के लिए, देखो ओजलान को भी मैंने मनवा लिया, उसको भी मैंने नीचे दिखा दिया, और क्या चाहिए। मगर इसके बाद क्या ये मतलब नहीं है कि अमन हो जाएगा। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट कर दिया है टर्किश डिसीजंस ने, कि जो मॉडरेट या सियासी लीडरशिप थी ये कर्डिश टर्की के अंदर, उनको आपने जेल कर दिया। अब ओजलान एक वैसे एक्सट्रीमिस्ट था, उसको आपने बिल्कुल नलिफाई कर दिया, काट के रखा, उसकी अब कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक सिंबॉलिक लीडर है। वो सिंबॉलिकली वो जाना जाता है, माना जाता है कि यार हाँ वो फाउंडर था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली और दीगर और चीजों को लेकर कोई इसका तस्वुर नहीं है अब्दुल्ला ओजलान का। अब कोशिश करेगा एर्दोआन, क्योंकि एर्दोआन की निगाह हमेशा होती है इलेक्शन के ऊपर। और एक अच्छा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, किसी का एक दोस्त है मेरे, उन्होंने लिखा, टर्किश ने लिखा था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ट्रांसलेट करके कहता हूं। सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चलता आया है, ये पीके को चीज नहीं रोकेगी। ये उसका नाम शायद तब्दील करके पीडीवाई पेदे ये पेये दे कर दें, मगर ये सब एक गोरख धंधा है, ये सब एक तमाशा है, और कितना खूबसूरत तमाशा है। लोग खाना खाएंगे, खाते रहेंगे, कोई मसला नहीं, लोगों के दिमाग के अंदर भी चीज क्लियर है। और एक बंदा अब पीके को नहीं रोक सकता, वो उसका चाहे अमन सफीर क्यों ना बन जाए, मगर हर चीज वैसे के वैसे ही चलती रहेगी, और जंग और तबाही भी वैसे ही चलती रहेगी। क्योंकि एर्दोआन ने अपने आप को अब एक मिलिट्री पावर तस्वुर किया है। लोगों की राय और जो इजहार राय है उसके ऊपर बहुत सख्त कर्व्स हैं तुर्की के अंदर, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के, तो बहुत बड़ा इशू बन के आ गया है। खैर, इसके ऊपर तो बात मैं पहले भी करता आया हूं और करता भी रहूंगा आपके साथ, लेकिन एक अहम अब पहलू के ऊपर, एक और अहम पहलू के ऊपर रीजन के अंदर ही, और वो है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पहली बार एडमिट किया है कि उनकी एक मिलिट्री फेलियर हुई थी अक्टूबर 7 के वाकयात को ना रोकने पे। उनकी ये इंटरनल प्रोब है, और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमास को कैपेबिलिटीज को सही तरह नहीं समझा, और वो हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट करते रहे, और इसी की वजह से जब ब्रीच हुआ तो वो बिल्कुल चीर फाड़ के अंदर चला गया इसराइल के, और उसने ये तबाही की। तो ये पहला एडमिशन आ गया है अब आईडीएफ की तरफ से। मैं इसके ऊपर एक डिटेल शो आपके साथ करूंगा कि फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं उसके अंदर, मगर मैं इसके ऊपर पहले कर चुका हूं कि हु न्यू अबाउट अक्टूबर 7 मेरी एक वीडियो है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।